So our today's lecture is on image acquisition. आप इमेज एक्वायर कैसे करते हो? जी, एनीवन कोई बच्चा इस पे बता सके जी कि इमेज कैसे एक्वायर होता है, हम कैसे इमेजेस को देखते हैं? इवन ह्यूमन आई की बात करते हैं हम, कैमरा को छोड़ दें फिलहाल कि कैमरा कैसे गेट करके लाता है, वो बात की डिबेट है। यस, सर एक स्पेसिफिक जिसकी हमें इमेज चाहिए उस पर हम लोग फोकस करके इमेज कैप्चर कर सकते हैं। नहीं मैं ह्यूमन आई की बात कर रहा हूँ, फोकस वगैरह ठीक है, जो भी आपको चीज नजर आ रही है वो एज इट इज आप देख रहे तो हो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ इमेज फॉर्मेशन इन अ ह्यूमन आई, आपकी आंख के अंदर किस तरह से इमेज बनता है। तो फिजिक्स वगैरह में हम पढ़ते होते हैं कुछ थोड़ा सा, किसी को कुछ याद हो। सर जब वो ऑब्जेक्ट के ऊपर जब वो लाइट पड़ती है और फिर वो रिफ्लेक्ट होके जब रिटर्न हमारी आंखों में आती है ना सर, वो तो फिर वो रेटिना में जो इमेज है वो क्रिएट होती है। वेरी गुड, इसी बिल्कुल वेरी गुड, बिल्कुल। बिल्कुल, आप इसी तरह से कहना आप ठीक कह रहे हैं। और मैं आपको ये बात जो है वो एक्सप्लेन करता हूँ कि थोड़ा सा ओवरव्यू हम इसका लेंगे ताकि हमें आइडिया हो जाए फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ ह्यूमन आई। ठीक है, सो ये देखें जी, ये आपके पास आपकी ह्यूमन आई है। ठीक है जी, ये हमारे पास हमारे आंख का इंटरनल स्ट्रक्चर है। अब इसके अंदर क्या है, लेंस है जी, यहाँ पे वी हैव अ लेंस। ये सारा पोर्शन जो है वो आपका रेटिना का पोर्शन है जी। ठीक है, इसके अलावा आपके पास क्या होता है, इस रेटिना के ऊपर क्या होती हैं जी, आपके पास कोन्स होती हैं। ठीक है, यू हैव कोन्स एंड यू हैव रॉड्स। ठीक है, तो ये दो चीजें होती हैं जो कि रेटिना की सरफेस के ऊपर होती हैं, कोन्स होते हैं और रॉड्स होते हैं। अब बेसिकली इसका मैकेनिज्म क्या होता है जी, ये सारा जो पोर्शन है रेटिना का, यहाँ पे आपका इमेज जो है, ऑब्जेक्ट आपकी ह्यूमन आई देख रही है, जिस तरह से यहाँ पे अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सो इफ आई हैव अ ऑब्जेक्ट हियर, तो क्या होगा, यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि कोई सनलाइट है या कोई भी लाइट का सोर्स है। अब उससे हो क्या रहा है कि लाइट की रेज पड़ती हैं इस ऑब्जेक्ट पे और वो रिफ्लेक्ट बैक होती हैं टू आवर आई, और रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद क्या होता है जी, वो रेटिना में यहाँ पे आके आपका ये जो ऑब्जेक्ट है वो प्रोजेक्ट होता है। ठीक है, और ये प्रोजेक्शन किस तरह से होती है जी, ये प्रोजेक्शन आपकी अपसाइड डाउन होती है। ठीक है, आपको इसका आ, एक उल्टा इमेज जो है वो यहाँ पे मिल जाता है ऑन फोविया। ठीक है जी, सो अभी तक जो मैंने आपको बताया वो क्या बताया कि आई के अंदर भी है वो रेटिना, जहाँ पे इमेज की प्रोजेक्शन जो है होती है। और रेटिना के अंदर क्या होता है, रेटिना के अंदर कोन्स होती हैं और रॉड्स होते हैं। ठीक है, कोन्स एंड रॉड्स पे भी थोड़ी सी बात करते हैं। अभी तक जो मैंने बात बताई उसमें अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी, कुछ इस तरह की चीज की मैं बात कर रहा हूँ कि यू हैव अ रेटिना। अब यहाँ पे क्या हुआ, आपके पास एक ऑब्जेक्ट था, जैसे ही उस पे लाइट का सोर्स उस पे पड़ा, वो रिफ्लेक्शन आपकी आंख में गई और आंख में रेटिना पे जाके आपका ये जो ऑब्जेक्ट है वो प्रोजेक्ट हुआ जी। इसमें किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन जी? नो सर। ठीक है, अब इसमें मैंने बात की थी कोन्स की और रॉड्स की। ठीक है जी, तो कोन्स एंड जो रॉड्स पे अब थोड़ी सी जो है डिस्कशन अपनी करते हैं। जो बेसिकली आपकी कोन्स होती है ना, कोन्स आपकी ब्राइटर
ऑब्जेक्ट को देखती हैं, ठीक है, जो ब्राइट लाइट लाइक ब्राइटर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, या आप ये कह लें कि जिस चीज को हम ध्यान से या फोकस करके देखते हैं, ठीक है, वो कोन के ऊपर जो है वो प्रोजेक्ट होता है। और रॉड्स जो होते हैं वो डिम लाइट सेंसर्स होते हैं, ठीक है, और इनका काम फोकस करना नहीं होता कि पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट आप फोकस कर लें। इसका होता है जैसे एक परसेप्शन ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है, ये इन्वायरमेंट को परसीव करने में हमारी हेल्प करते हैं। और ये जो रॉड्स होते हैं ना जी, ये रॉड्स आपके इस आई के ऊपर हर जगह मौजूद होते हैं, ठीक है, जैसे वाई इस जगह के, ये जगह जो है इसे आप कहते हो ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है, ना तो यहाँ पे कॉन्स होती हैं और ना ही यहाँ पे रॉड्स होते हैं, ठीक है, इन दोनों की यहाँ पे कमी होती है। इसके अलावा क्या होता है जी, इसके अलावा आपके पास हर जगह क्या होता है, रॉड्स होता है। और रॉड्स क्या करते हैं, डिम लाइट के अंदर जो विजन होता है आपका, उसमें आपको हेल्प करते हैं, ठीक है। अब जो है कॉन्स कहाँ पे होती हैं जी, कॉन्स बेसिकली ये जो फोविया है ना, ये हमारे पास ये फोविया का जो एरिया है, यहाँ पे आपके पास होती हैं कॉन्स। और जो भी ऑब्जेक्ट फोकस में होता है, या जो जिस किसी चीज को हम जैसे ही फोकस करके देख रहे होते हैं, वो आपके पास जो है वो एरिया जो है या वो ऑब्जेक्ट जो है वो कोन के ऊपर जाके बनता है। जी बच्चे, ये बात समझ आई आपको फोविया की और कोन की? ये कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। इन दिस क्लास फोविया के बारे में, कोन के बारे में, रॉड्स के बारे में आपको आइडिया है? मतलब अब आपको आइडिया हो गया? यस सर, आइडिया हो गया। अच्छा, अब आप मुझे एक बात ये बताएं कि बहुत ज्यादा ब्राइट पोर्शन और बहुत ज्यादा डार्क पोर्शन क्या आप एक साइड पे जो है एक टाइम पे देख सकते हैं? बहुत ज्यादा ब्राइट, बहुत ज्यादा डार्क? नो सर। ठीक है, इसी तरह से ये देखें, आपकी आय का जो मैकेनिज्म है ना, मतलब जिस तरह से आप कोई मूवी थिएटर चले जाएं या कोई भी ऐसी डार्क जगह पे चले जाएं, तो बेसिकली होता क्या है कि आपकी आई को अडॉप्ट करना पड़ता है। अडॉप्ट ऐसे करना पड़ता है, पहले रॉड्स वर फंक्शनल, जब डिम लाइट होती है तो रॉड्स आपके फंक्शनल होते हैं, रॉड्स आपको विजन में हेल्प कर रहे होते हैं, और वो फोकस करने में हेल्प नहीं कर रहे होते, वो आपको एनवायरनमेंट परसेप्शन में हेल्प कर रहे होते हैं। यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे ये चीज़ है, जस्ट आपको आइडिया हो जाए, ठीक है, आपका फोकस नहीं होता उस पर। और कॉन्स क्या होती हैं? कॉन्स वो होती हैं जब ब्राइट लाइट में आपने किसी ऑब्जेक्ट को फोकस करना हो, तो जैसे ही आप एक ब्राइटर जो है वो ऑब्जेक्ट से या एनवायरनमेंट से एक डार्कर एनवायरनमेंट में जाते हैं, तो कुछ टाइम के लिए यू हैव दैट ब्लाइंड स्पॉट, कि आपको कुछ नजर नहीं आता, आप कुछ परसीव नहीं कर पाते। तो बेसिकली होता क्या है, देयर इज अ ट्रांजिशन, जिसमें क्या होता है कि आपका विजन कोन से रॉड की तरफ से या रॉड से कोन की तरफ जा रहा होता है। आपकी आई अडॉप्ट कर रही होती है कि आप किस एनवायरनमेंट में हैं। एंड इफ यू हैव लाइक बोथ जो थिंग्स, अगर आपके पास बहुत ब्राइट और बहुत डार्क आ जाए, तो फिर इसमें ये होता है कि आपके पास एक इफेक्ट आता है, दैट इज सैचुरेशन इफेक्ट, ठीक है। सैचुरेशन इफेक्ट का क्या मतलब होता है? जब आप एक स्पेसिफिक लेवल से ऊपर जो वेरिएशंस हैं शेड्स की, लाइक लाइट की जो वेरिएशंस हैं, वो अगर आप केटर ना कर पाए, आपकी आई उससे देख ना पाए, लाइक हो सकता है लाइट के अंदर बहुत ज्यादा जो है लाइट के शेड हो, येलो व्हाइट इस तरह से करके, लेकिन वो आपको क्या नजर आ रहा है? वो सब व्हाइट नजर आ रहा है। और अगर आपके पास कोई डार्कर प्लेस है, तो एक स्पेसिफिक लेवल के बाद हो सकता है आपको हर चीज बिल्कुल डार्क लग रही हो, उसका कोई आप उसे डिस्टिंग्विश ना कर पा रहे हो ये शेड्स को। तो इस चीज को आप कहते हो सैचुरेशन इफेक्ट, कि जब एक स्पेसिफिक लेवल के बाद आपकी आंख उस चीज को डिफरेंशिएट ना कर पाए। तो ये बेसिकली एनाटॉमी थी थोड़ी सी आपकी आई के बारे में। थोड़ा सा आपको मैंने ये बता दिया कि किस तरह से
अब ये दोनों चीजें जो मैंने बताई है ना कि बहुत ज्यादा ब्राइट चीज और बहुत ज्यादा डार्क चीज आए तो आपकी आई को डिफिकल्टी होती है उसके लेवल्स में डिफरेंशिएट करने के लिए। तो ये मैंने एक बड़े स्पेसिफिक पर्पसली ये बात की है। मैं इसे बाद में जब हम कैमरास के ऊपर जाएंगे और उस वक्त मैं इसे और ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि ये बात मैंने क्यों की है, इसकी रीजनिंग क्या है। लेकिन अभी तक आपकी अंडरस्टैंडिंग ये होनी चाहिए कि आई का मैकेनिज्म क्या है एक इमेज को कैप्चर करने का। अगर आप इस चीज पे मुतफिक हैं, ठीक है, आपको ये पता चल गया कि आई में कैप्चरिंग किस तरह से होती है, तो फिर हम कैमरास पे आ जाते हैं जी, कैमरा किस तरह से कैप्चर करता है। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर सैचुरेशन इफेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट किस चीज के नहीं कर सकते? बेटा उसमें ये होता है ना कि जिस तरह से कोई जो डार्क आपके पास चीज है, ठीक है, या कोई बहुत ज्यादा ब्राइट चीज है, मैं आपको इसकी एग्जांपल भी दूंगा आगे जाके, शायद इसमें कोई एग्जांपल हमारे पास गिवन हो, मैं आपको एग्जैक्ट बता सकूं। एक मिनट वेट कर जाए। और सर इसमें हम उसकी एग्जांपल भी तो दे सकते हैं ना, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप जो होता है, सीआरओ। देखें उस चीज को मैंने इतना उस तरह से इन डेप्थ नहीं देखा, ठीक है, सो मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। लेकिन जो मैं चीज कहना चाह रहा हूँ वो मैं आपको विद एग्जांपल एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मेरा मतलब क्या है इस बात से, ठीक है। अच्छा, ये बेटा अगर आप कोई इमेज जो है नजर आ रहा हो, अब ये वाला पोर्शन देखें आप, आपको ये नजर आ रही है ये स्क्रीन के ऊपर जो भी मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है, एक रोज है। अब ये वाला पोर्शन देखें, ये वाला यहां पे, और ये वाला पोर्शन देखें यहां पे, तो आपको एक टेक्सचर, एक शेप फील हो रही है ना यहाँ पे, कि यहाँ पे आपके पास रोज के अंदर उसकी कोई कुछ कर्व्स हैं, कुछ पेटल्स की। लेकिन ये वाला एरिया देखें, ये वाला, इसमें आपको व्हाइट लाइट के अलावा क्या नजर आ रहा है? शैडो इसकी कुछ भी नहीं नजर आ रहा, खाली व्हाइट लाइट नजर आ रही है। हो सकता है यहाँ पे भी पेटल्स का कोई पैटर्न हो, यस सर, राइट, बट रीजन क्या है, ये बहुत ज्यादा डार्क रीजन है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा डार्क रीजन है और ये बहुत ज्यादा ब्राइट रीजन है। तो क्या हुआ है, एक स्पेसिफिक रेंज के बाद यहाँ पे जितनी भी चीजें आई है ना, उसने उस सबको व्हाइट कंसिडर कर लिया, और यहाँ पे एक स्पेसिफिक रेंज के बाद जितनी भी ब्लैक के अंदर शेड्स आए हैं, उसने उस सबको क्या जो है क्या कंसिडर कर लिया, ब्लैक कंसिडर कर लिया। सो दिस थिंग इज नोन एज सैचुरेशन इफेक्ट। ठीक है सर, समझ आया आपकी। ठीक है ना, तो ये चीज होती है। और ये चीज अब आप देखें कि हम इस कैमरा में भी फेस कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा ब्लैकिश डार्कर चीज आई है, बहुत ज्यादा व्हाइटिश आई है। तो वी आर शॉर्ट ऑफ, आप ये कह लें कि उसकी जो डिटेल्स हैं वो हम डिटेल्स उस तरह से उस लेवल पे जाके कैप्चर नहीं कर सके। जी सर। ठीक है जी, तो ये आपके पास मैंने बता दिया कि सैचुरेशन इफेक्ट सॉर्ट ऑफ क्या होता है। अब हम बात करते हैं जी कैमरास की, कि कैमरास के ऊपर किस तरह से जो है इमेज कैप्चरिंग का प्रोसेस होता है, किस तरह से जो है वो आपको आई का, तो अब जब समझ आ गया ना कि आई का मैकेनिज्म क्या है, आई किस तरह से काम करती है। सर जी बेटा। सर ये जो आप कह रहे हैं कि वैसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, उस पर लाइट पड़ती है और तभी हमें वो नजर आता है। हाँ जी। तो इस वक्त हम जो स्क्रीन देख रहे हैं कोई भी, तो इसमें वैसे तो RGB पिक्सेल्स में लगे होते हैं, ठीक है। तो क्या तो हमें जो कलर नजर आ रहा है इस स्क्रीन पे, ये भी इस लाइट की वजह से? देखें कोई भी सोर्स ऑफ लाइट, मैंने वहां पे कहा था कि कोई भी सोर्स ऑफ लाइट जब आपके पास आंख में जाती है तो वो
रेटिना पे जाके अपना एक इमेज प्रोजेक्ट करती है। अब चाहे वो कोई आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट हो, ऑब्वियसली ये आप एक डार्क रूम में जाते हो, ठीक है, तो वहां पे तो सूरज नहीं होता, यू हैव अ टॉर्च और एनी सोर्स ऑफ लाइट। वो लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे, कहीं कमरे में, किसी वॉल पे टकराती है तो फिर आपकी आंख में आके बनती है ना। इसी तरह से कंप्यूटर स्क्रीन है, इसके अंदर से भी तो लाइट ही निकल रही है, वो लाइट ही आपके आईज में जा रही है और फिर जो है वो आपके आई में एक इमेज प्रोजेक्ट कर रही है। सो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट दैट लाइट थिंग, कि लाइट आपके पास जब आती है तो फिर ही वो आपके पास क्या होता है जी, उसका इमेज प्रोजेक्ट होता है। और जहां लाइट ना हो या बहुत मिनिमम सोर्स हो तो फिर आपके रॉड्स वहां पे काम करते हैं, उसमें आप किसी ऑब्जेक्ट को फोकस नहीं कर पाते उस तरह से, बट ये है कि यू हैव परसेप्शन ऑफ दैट एनवायरनमेंट। सर जी बेटा। सर ये एक बच्चे को ऐड कर दे, हसन अली। मैंने कर दिया यार। वो दोबारा कह रहा है, पता नहीं। सर एक बच्चे को ऐड करना है, वो मुनीम अहमद नाम है उसका। एक मिनट यार, ये पहले क्यों नहीं एक है जी हसन अली, ठीक है, इसे मैंने ऐड कर लिया। जी कलीम, आप जो जिस बच्चे का कह रहे हो जो है वो जब मीटिंग चैट में भेज दो, उसका नाम वगैरह डिटेल्स। सर मैंने सेंड कर दिया। चलें ठीक है जी। मुनीब अहमद, अच्छा जी। सो अभी ये है कि कोई बच्चा इस बात को जो है समराइज कर दे जी, जो भी अभी हमने बात पढ़ी है, ताकि आगे मैं उसे एक्सप्लेन करूं तो आपके लिए आसानी हो चीज़ों को समझना। ये यार मुनीब अहमद का क्या है रोल नंबर? सर L1F17 BSCS 0052। ओके। जी उस्मान सादिक, उस्मान सादिक, हातिफ खोखर, फर्रुख। जी बेटा थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन करें, फिर आगे हम कैमरा की तरफ चलें, CCD एरे की तरफ चलें और बताएं कि इमेज अब कैमरा में कैसे फॉर्म होता है। सर हमने सबसे पहले पढ़ा था कि इमेज कैसे आई पे फॉर्म होती है। सबसे पहले जो रेज है वो ऑब्जेक्ट से है वो रिफ्लेक्ट करके हमारी आईज में जाती है, उसकी इन्वर्टेड इमेज हमारी रेटिना की रेज में फॉर्म बिल्कुल ठीक, करती है, रोड पे फॉर्म करती है। बिल्कुल हमारे आई का एक ब्लाइंड स्पॉट भी है बिल्कुल ठीक, जहाँ पे ना रोड्स होते हैं और वहाँ पे कोई इमेज फॉर्म नहीं होती। जो रोड्स होते हैं वो हमें ब्राइटनेस वगैरह भी एडजस्ट करने में हेल्प करती है, और ये जब वो डार्क होना तब भी हमें देखने में हेल्प करती है। लेकिन एक सैचुरेशन इफेक्ट भी होता है कि अगर ज़्यादा कोई इमेज ब्राइट हो तो वो हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते उससे, या ज़्यादा डार्क हो तो हम लोग उसे डिफ्रेंशिएट करने में प्रॉब्लम बिल्कुल होती है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और इसमें ये है कि रॉड्स जो होते हैं वो डिम लाइट इफेक्ट के लिए होते हैं, डिम लाइट में काम करते हैं जो डार्कन रीजन्स में, और जो रॉड्स जो आपके पास कोन्स होती हैं वो ऑब्जेक्ट फोकस करने के लिए, ब्राइट जो लाइट को सेंसर करने के लिए वो होते हैं। अब बेसिकली आपका कैमरा जो होता है डिजिटल कैमरा, ठीक है। अब ये डिजिटल कैमरा क्या होता है जी? डिजिटल कैमरा में बेसिकली जिस तरह से मैंने आपको बताया ना कि आपके पास जिस तरह से कितना क्या थी आपकी आई, हाँ, जिस तरह से आपका आई का रेटिना था, ठीक है, तो सारा का सारा इमेज किसमें फॉर्म होता था जी? वो रेटिना में होता था। यहाँ पे कैमरा में क्या होता है? वी हैव अ CCD एरे, ठीक है जी।
तो सीसीडी एरे और रेटिना, इसकी बहुत ज़्यादा हम उस तरह से डिटेल में नहीं जा रहे कि अपर्चर क्या है, जो पिन होल कैमरा क्या है, इसके अंदर डिटेल्स जो है गिवन है, वो आप देख लीजिएगा अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। लेकिन ये है कि हमने जो है इसको एज एन जो हमारे कोर्स के हिसाब से रेलेवेंट है, मैं खाली उसकी बात करूंगा। सो जैसे हमने कहा था कि वी हैव अ रेटिना और सारी की सारी इमेज रेटिना में फॉर्म होती है, इसी तरह से कैमरे में क्या होता है, एक सीसीडी एरे होती है। अब ये सीसीडी एरे क्या होती है, इस चीज को मैं अब एक्सप्लेन आपको कर दूं कि ये एक सेंसर होता है, ठीक है, इस तरह का एक इमेज सेंसर होता है। अब ये इमेज सेंसर्स की क्या होती है, फिर एरे होती है। अब जैसे आप मार्केट में जाएं कोई कैमरा वगैरह लेने, तो वो आपको क्या कहता है जी, ये 4 मेगापिक्सल कैमरा, या ये 24 मेगापिक्सल कैमरा, या ये 8 मेगापिक्सल कैमरा। उसका मतलब ये होता है कि ये जो सीसीडी एरे है बेसिकली वो इसकी डायमेंशंस की बात कर रहे होते हैं। कि यहाँ पे आपको मैं इस बात को एक्सप्लेन करता हुआ चलूं। ये बेसिकली हमारे पास जो होता है ना, ये इस तरह से एक सीसीडी एरे होती है। इसका हर एक ये जो आपके पास जो है ये सेल होता है, ये बेसिकली आपके पास एक सेंसर होता है। और इस सेंसर का काम क्या होता है जी, कि ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, इट हैज फिल्टर, और फिर ये क्या करता है, वो सेंस करता है, जो लाइट एब्जॉर्ब करता है और इसे फिर वोल्टेज में आगे पास करता है। लेकिन यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है, क्या आपकी जो इन्वायरमेंट है वो डिस्क्रीट है या वो एनालॉग है, जो लाइक कॉन्टिन्यूस है या डिस्क्रीट है? आपकी इन्वायरमेंट या कोई भी ऑब्जेक्ट है, जो भी आप ऑब्जेक्ट देख रहे हो, एनालॉग है सर। वो सारा का सारा एनालॉग है। जो भी शेप है उसमें कहीं डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं है। लाइक आप अपना हाथ देख लें या आप अपना नोज या फेस देख लें, आपके पास कोई वैल्यू डिस्क्रीटाइज नहीं है, उसके अंदर हो सकता है कुछ वैल्यूज पॉइंट में हो, कॉन्टिन्यूस वैल्यूज हो। तो इसका मतलब है जो भी ऑब्जेक्ट, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, जब वो कैमरा के अंदर आता है, तो कैमरा के अंदर आता है तो इट्स एनालॉग सिग्नल, ठीक है, वो एक एनालॉग सिग्नल होता है, ठीक है। और वो एनालॉग सिग्नल जो है वो बाद में अब फिर क्या करता है, हमारे पास ये जो सीसीडी एरे होती है, इसमें जब वो इमेज आ जाता है तो फिर उसके ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्क्रीटाइजेशंस परफॉर्म होती हैं कि उस एनालॉग सिग्नल को अब डिस्क्रीटाइज करना है। क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं डिजिटल इमेजेस की। जितनी भी इमेजेस हैं दे आर डिजिटल। अब आप मुझे बताएं 1 से लेके 2 के दरमियान कितने नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं? सर पॉइंट्स में तो इनफाइनाइट है, वैसे पॉइंट्स में इनफाइनाइट होते हैं। अब इतनी ज्यादा हमारे पास स्टोरेज नहीं होती, ठीक है, कि ये जो एक ट्रांजिशन है, जैसे 1 से 2 की तरफ अगर कोई इस तरह का ऑब्जेक्ट है एंड वी हैव अ वैल्यू लाइक हियर इट्स 1, ठीक है, और यहाँ पे वी हैव अ वैल्यू लाइक 2, तो इसके दरमियान का ये जो गैप है या ये जो इसकी शेप है ये वाली, ये कैप्चर करने के लिए वी डोंट हैव दैट मच मेमोरी, और ये फिजिबल भी नहीं है कि इतनी ज्यादा वैल्यूज इन पॉइंट्स हम क्या कर सकें, अपने पास स्टोर कर सकें, राइट। सो इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो एक एनालॉग सिग्नल आ रहा है, इस एनालॉग सिग्नल को हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रीटाइज करना पड़ेगा। अब आप लोग मुझे बताएं बेटा जी कि डिस्क्रीटाइज करना है, एक एनालॉग इमेज है, तो नॉर्मल इमेजेस के अंदर आपको क्या आपको उसकी प्रॉपर्टीज में क्या मिलता है? आप एक इमेज को देखते हो तो आपकी परसेप्शन क्या है अबाउट दैट इमेज, कि उसमें क्या कुछ होता है? सर उसकी एक्सटेंशन लिखी होती है। फॉर इसके अलावा उसमें एग्जाम्पल ये हमारी लीना इमेज है जी, इस बुक के अंदर ये बहुत ज्यादा यूज हुई है, और जितने भी इमेज प्रोसेसिंग
की हम बात करें तो ये बहुत फेमस इमेज है जो कि फॉर कंप्यूटेशन या फॉर द सेक ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन यूज होती है। ये इमेज को अगर मैं देखूं तो इस इमेज में मुझे क्या नजर आ रहा है, एज इन मेरी क्या परसेप्शन अबाउट दैट इमेज? सर धूप में खड़ी हुई। यार धूप से बाहर आ जाओ। कुछ इसके अंदर आप कुछ जो डिफरेंट कलर्स नहीं नजर आ रहे, डिफरेंट शेड्स नहीं नजर आ रहे कि इसके अंदर डिफरेंट शेड्स हैं, जिस तरह से ब्लूइश है, रेडिश है, वुडन इफेक्ट है, येलो। ठीक है, सर तो इसकी एक सैचुरेशन बहुत आई हुई है इमेज में। सैचुरेशन बहुत हाई हुई है, कैसे? नहीं सर, सैचुरेशन में है, सैचुरेशन का इशू तब आता है जब आप बहुत डार्क और बहुत ब्राइट एक साथ देख रहे हो, जब दोनों एक्सट्रीम्स आ जाएं इमेजेस में, फिर बहुत डिफिकल्टी होती है। इसके अलावा वी हैव मेथड्स टू डिक्रीज दैट सैचुरेशन थिंग। आप में से कोई बच्चे जो कि कुछ इमेजेस वगैरह को लाइक एडिट वगैरह करते रहते हैं, तो दे नो के सैचुरेशन को कम ज्यादा किया जा सकता है। उसके लिए वी हैव सॉर्ट ऑफ टेक्निक्स कि किस तरह से वो करें। नहीं सर, इसकी सैचुरेशन तो ज्यादा नहीं है, इसके ह्यूज थोड़े से रेड कलर्स में है। यार मैं जस्ट ये आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर आपको डिफरेंट शेड्स नजर आ रहे हैं ना, डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट शेड्स, लाइक वाइट से लेके ब्लैक तक कुछ ना कुछ जो कलर ट्रांजिशंस है ना। एक तो ये चीज है कि कलर ट्रांजिशंस है, और वो भी हमारे पास आई में जिस तरह से कुछ मैकेनिज्म है कि कुछ एक लेवल की आप ये कह सकते हैं कि वो शेड्स के अंदर डिफरेंशिएट कर पाते हैं। ठीक है, अब आप अगर इसका वो नोज वाला पोर्शन देखें तो नोज बिल्कुल ब्राइट हुआ हुआ है। अब हो सकता है यहाँ पे बहुत ज्यादा डार्कर शेड्स हों जो कि हमें एक लेवल के बाद बिल्कुल वाइट या सनलाइट नजर आ रहा। ठीक है, सो इस तरह से एक तो चीज ये है, जो भी ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो उसके अंदर कुछ ना कुछ शेड्स, ठीक है, वो हैं। इसके अलावा क्या है जी? अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज में जाऊं तो इसकी प्रॉपर्टीज में मुझे क्या नजर आ रहा है? सर पिक्सल आ रहे हैं विड्थ वाइज और सर हाइट वाइज। विड्थ हाँ और हाइट। बिल्कुल, कि इसमें विड्थ और हाइट, इसका मतलब है कि इसके अंदर उन्होंने क्या किया है, डिस्क्रीटाइजेशन एक तो परफॉर्म की है स्पेस वाइज, स्पेशियल डिस्क्रीटाइजेशन, जिसे आप सैम्पलिंग कहते हैं। हम आगे जाके से जो है पढ़ेंगे कि उसने क्या किया है, ये जो एनालॉग सिग्नल आ रहा था इन स्पेस, उसको उन्होंने क्या किया है, डिस्क्रीटाइज किया है। और ये क्या लिखा हुआ है, 412 क्रॉस 412 लिखा हुआ है। ठीक, ठीक है जी। सर 512 लिखा हुआ है। 512 है। हाँ जी, सॉरी, 512 क्रॉस 512। इसका मतलब ये है कि वी हैव 512 क्रॉस 512 सीसीडी एरे। ये हमारे पास सीसीडी एरे की डायमेंशंस को बताते हैं। ये जो प्रॉपर्टीज हमें बता रही होती है ना, ये हमें उस कैमरा की सीसीडी एरे की डायमेंशंस बता रही होती हैं। ठीक है जी, बात समझ आई? अब अब अगर मैं कहता हूँ कोई 4K, कोई 4K आपके पास कैमरा है, इसका मतलब ये होगा कि उसकी सीसीडी एरे की वो डायमेंशनैलिटी होगी जिस तरह की इमेज वो प्रोड्यूस कर रहा है। तो एक तरह की डिस्क्रीटाइजेशन क्या होगी, डिस्क्रीटाइजेशन इन स्पेस। ठीक है, और स्पेस से क्या मुराद है, स्पेस से मुराद है कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, उसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स की बात हो रही है। तो उसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स को डिस्क्रीटाइज करना इज अ टास्क। अब ऑब्वियसली ये जो एक इमेज है इसी को हम आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं, और मैं आपको इसमें बताता हूँ कि ये 512 किस तरह से यहाँ पे ये बात हुई है कि 512 क्रॉस 512 हम किस तरह से कह रहे हैं।
अच्छा जी, सो अभी मैं आपको बताता हूँ जी कि किस तरह से ये प्रोसेस हुआ होगा, ताकि हम बाद में इस पे फिर प्रॉपर डिबेट कर सकें। तो इसमें अब आप देखें कि ये जो आपके पास एक इमेज आई होगी ना, ये इमेज आपके पास एक एनालॉग सिग्नल आया होगा। अब यहाँ पे क्या हुआ होगा, ये जो पूरा एक सीन है ना, इस पे इस तरह की 512 क्या बनी होंगी, 512 कॉलम्स और 512 रोज बनी होंगी। ठीक है, तो ये सीसीटी एरे के ऊपर से इमेज आया होगा। जी बच्चे। जी आप कुछ पूछ रहे हैं बेटा? सर मतलब जो ये जो फोटो है वो अरे की रिप्रेजेंटेशन है? जी एरे की बिल्कुल ठीक। अभी हमने यही पढ़ना है, जब हम ओपन कर देखना है ना, सर किसी का माइक ऑन है। मैं इस माइक को ऑफ करता हूँ यार सब, एक मिनट रुक जाए। हाँ जी, अभी मैंने सबका माइक ऑन कर दिया। जिस किसी का कोई क्वेश्चन हो बेटा वो माइक ऑन करे, क्वेश्चन पूछे और फिर माइक ऑफ कर दे। जी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब हमने इमेज को ओपन करके देखना है ना इसी लेक्चर में, तो हमें उसके पीछे एक 2 डायमेंशनल एरे मिलेगी और उसके अंदर कुछ वैल्यूज होंगी। वो हर वैल्यूज जो है वो हर मतलब कलर को रिप्रेजेंट कर रही होंगी, वो जो वैल्यूज। बिल्कुल ठीक, आप कर रहे हो। ये है कि एक मिनट अभी सुन लें इस बात को, मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लूं, फिर इस तरफ आते हैं। और ये जो एक सेल है ना आपके पास बेटा, ये जो एक सेल है, इस सेल को आप बोलते हो कि पिक्सल, पिक्चर एलिमेंट भी आप कहते हो इसे। ये आपके पास एक पिक्सल होता है, और पिक्सल से मुराद क्या होती है, उसकी पोजीशन प्लस वैल्यू। ठीक है, पोजीशन एंड वैल्यू के टपल को आप कहते हो कि वी हैव अ पिक्सल। यहां पे एक पिक्सल है। अब इस पिक्सल का मतलब क्या है, ये वाला पिक्सल अगर मैं ये बात करूं, ये वाला, तो दिस पिक्सल इज, अगर मैटलैब की बात करें तो वहां पे काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है। पाइथन से बात करूं तो 0 से स्टार्ट होती है। सो अगर पाइथन की बात करूं तो दैट इज 0 1 0 1, और मैं कह देता हूं यहां पे मेरे पास कोई शेड आ गया, उसकी वैल्यू मैं कह देता हूं लेट्स सपोज 8। तो ये जो मेरे पास एक टपल होगा जिसके अंदर पोजीशन भी है, वैल्यू भी है, दिस थिंग इज नोन एज पिक्सल। सो अब आपको पता चला कि पिक्सल किसे कहते हैं, व्हाट इज अ पिक्सल। यस सर। ठीक है जी, और अब आपको ये यस सर, क्लियर है। ठीक है, और इसके अलावा आपको ये भी पता चल गया व्हाट इज सैम्पलिंग। सैम्पलिंग का क्या मतलब है कि स्पेशियल डोमेन में, स्पेस के अंदर आप जो डिस्क्रीटाइजेशन परफॉर्म करते हैं, लाइक आपने इसे एक्स वाई कोऑर्डिनेट के अंदर जो डिस्क्रीटाइजेशन परफॉर्म किया है, या आपने इसे जितने रोज एंड कॉलम्स में डिवाइड किया, उस चीज को आप क्या कहते हो, उसे आप कहते हो सैम्पलिंग। अब ये तो हमने स्पेशियल डिस्क्रीटाइजेशन कर ली, इसके अलावा भी किसी और चीज की डिस्क्रीटाइजेशन करने की जरूरत है? जैसे ये एक इमेज है ना, अब इसको हम अपना टेस्ट बेड बना लेते हैं, और इस चीज को हम फिर अब आगे मजीद जो है ना इससे एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं अपने मजीद प्रॉब्लम्स को, कि ये जो एक पूरा प्रोसेस है किस तरह से हमारे पास ये हो रहा होगा। ठीक है जी बेटा, अब हमारा पुराना कॉन्सेप्ट कि कोई भी सोर्स ऑफ लाइट है, ऑब्जेक्ट पे पड़ी, कैमरा में आया, कैमरा में हमारे पास क्या था, वी हैड दैट सीसीडी एरे। इस सीसीडी एरे के अंदर क्या था, इंटरनल इमेज प्लेन था, वो जो हमने सीसीडी एरे के कंपोनेंट्स बताए थे ना, कि इसके अंदर स्पेस में कोई n क्रॉस m, ठीक है, या कोई n क्रॉस n जो है वो सीसीडी की एरेज होंगी, ठीक है, सेंसर लगे होंगे। तो वो इस तरह का कोई एक ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे हमारे पास आ गया था। अब ये बात की हमने कि आउटपुट पे क्या हो गया, एक डिजिटाइज इमेज,
और डिजिटाइज इमेज की अभी तक जो हमने जो है वो डिजिटाइजेशन की है वो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में की है, ठीक है। इसके अलावा भी डिजिटाइजेशन की, और इस प्रोसेस को हमने कहा कि वी परफॉर्म अ सैम्पलिंग, ठीक है। सो अगर आपसे पेपर में या कहीं पे कोई पूछा जाए व्हाट इज सैम्पलिंग, तो आपको पता होना चाहिए कि इट्स बेसिकली डिजिटाइजेशन इन स्पेशल डोमेन एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स में, जो आप डिस्क्रीटाइज कर लेते हो अपने इस एनालॉग सिग्नल को जो कि सीसीडी एरे पे प्रोजेक्ट हो रहा होता है, उसे आप सैम्पलिंग कहते हो, ठीक है जी। सो अब आप मुझे बताएं कि कहीं और भी सैम्पलिंग की जरूरत है या नहीं है। सॉरी मैं वो सैम्पलिंग बोल गया, कि डिजिटाइजेशन की कहीं और भी जरूरत है या नहीं। एक बार ये बात रिपीट कर दे। जी 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 बताएं। सर मैं कह रहा हूँ एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दे। हाँ, क्वेश्चन मैं ये कह रहा हूँ, क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ कि जिस तरह से हमने स्पेशल डोमेन में डिस्क्रीटाइजेशन की, लाइक जो ऑब्जेक्ट उसकी जो शेप आ रही थी उसको हमने डिस्क्रीटाइज कर लिया, ऑब्वियसली वो भी तो एनालॉगस हो सकती है ना। अब जैसे ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, तो इसी ऑब्जेक्ट को मैं 4K के अंदर भी तो लेके आ सकता हूँ, 512 में भी लेके आ सकता हूँ, 128x128 में भी लेके आ सकता हूँ। फर्क क्या है? फर्क ये है कि इसमें जो रोज एंड कॉलम्स होंगी ना वो कम ज्यादा हो जाएंगी। लाइक अगर ये 128x128 है, ठीक है जी, दिस इज 128x128, इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर सीसीडी के सेंसर्स जो हैं वो खाली 128x128 लगे हुए हैं, और उसमें क्या होगा, इतना कोई गैप आ जाएगा। और अगर मैं बात करता हूँ 4K की, तो हो सकता है 4K में ये वाला गैप बिल्कुल छोटा, माइन्यूट हो जाए, ये बिल्कुल छोटा हो जाए। तो ये बिल्कुल छोटा होने से क्या होगा, ऑब्जेक्ट ज्यादा डिटेल में कैप्चर होगा, उसके अंदर डिटेल्स बहुत ज्यादा आ जाएंगी। इसकी जो शेप है ना, वो शेप ठीक तरीके से जो है वो आपके पास आ जाएगी उसके अंदर। अब ये देखें ना, जैसे ऑब्जेक्ट ये था, लेकिन आफ्टर डिजिटाइजेशन सैम्पलिंग वो इस तरह से होगा। अब इसमें मुझे बताएं इसके अंदर क्या चीज कमी है। ये इसकी जो शेप जो इस तरह से आ गई है, डिब्बे डिब्बे, तो इसमें क्या कमी है जो ये शेप इस तरह से आई है? सर आई थिंक सर पिक्सेल्स की कमी है इसमें। पिक्सेल्स की कमी है, और पिक्सल की कमी कैसे पूरी होगी? सर कलर के साथ। नहीं, कलर में इसका कोई ताल्लुक नहीं है सर कलर का। रेजोल्यूशन एरे को इसकी अच्छी होनी ज्यादा चाहिए। बिल्कुल ठीक। आप में से जो बच्चे 2D एरे को या रेजोल्यूशन की बात कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं बिल्कुल, कि अगर हम इस सेल का साइज, ये सेल का साइज अगर छोटा कर दें, ये इतने साइज का सेल है, अगर ये इतना हो जाए, छोटा हो जाए, तो फिर क्या होगा, ज्यादा डिटेल कैप्चर होंगी। अब आप डिफरेंशिएट कर पा रहे होंगे कि एक 128x128 इमेज, उसमें ऐसे डिब्बे क्यों नजर आते हैं, और एक फुल एचडी या 4K इमेज के अंदर बहुत ज्यादा उसकी एनालॉगस शेप क्यों बनती है। उसका रीजन ये है कि जब ये गैप, जब ये पिक्सल छोटे साइज का होगा तो वो छोटी छोटी डिटेल को कैप्चर करेगा, छोटी छोटी डिटेल, ज्योमेट्री, उसकी शेप अच्छी होगी, ठीक है जी। तो बात समझ आई कि ये 4K पे जाने से हमें फायदा क्या हुआ, कि हमारे ऑब्जेक्ट की जो शेप है, जो ज्योमेट्री है, वो वेल डिफाइन होके हमारे पास आ गई। उसके अंदर बहुत ज्यादा डिटेल या बहुत छोटे छोटे कर्व्स भी इसके अंदर क्या आ गए, हमारे पास कैप्चर हो गए, ठीक है जी। बात समझ आई आपको? अब जैसे ये, हाँ, अब जैसे ये है ना आपके पास, ये देखें, अब ये आपके पास इमेज है जिसकी मैं कह देता हूं कि डायमेंशनैलिटी जो है वो थी 1024x1024। अब ये आपके पास मैंने जूम भी किया है, तो इसके पिक्सल हम जो है वो जो ये कह देते हैं यार पिक्सल नहीं फट रहे,
तो पिक्सल नहीं फटने का मतलब ये है कि इसके अंदर सीसीडी एरे में इतनी ज्यादा डिटेल कैप्चर करने का हमारे पास मैकेनिज्म था कि हमने छोटी छोटी डिटेल्स को कैप्चर कर लिया, उससे बहुत ज्यादा जो है डिजिटल फॉर्म में हमें ये महसूस नहीं हो रही। बट व्हाट इफ आपके पास ये जो छोटी पिक्सल है, ये जो 32 क्रॉस 32 की है, ठीक है, जैसे हाँ ये देखें, ये आपके पास इसकी बहुत अच्छी एक एग्जांपल आ गई कि जैसे ये इमेज आप देख लें कि 256 क्रॉस 256 पिक्सल्स की है, तो यहाँ पे आपको उसकी शेप ठीक तरीके से ये नजर आ रही है। जैसे ही हम पिक्सल्स में कम होते जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, शेप खराब होते जा रहा है, जो डी शेप होता जा रहा है। आपके पास बेसिकली क्या हो रहा है उस पूरे बड़े बॉक्स में, ठीक है, क्या होता जा रहा है, कोई ना कोई एक, आप ये कह लें कि कोई ना कोई एक वैल्यू असाइन होती जा रही है डार्क की, या आप ये कह लें जो है वो चाहे व्हाइट लाइट की। तो अगर मैं आपको यहाँ पे बॉक्स बना के बताऊं, ठीक है, इस चीज को हम अब अपना जो है टेस्ट बेड बना लेते हैं और इसको हम आगे चेक करते हैं जी कि ये किस तरह से। अच्छा, अब ये आप देखें कि ये वाला जो आपका पोर्शन है ना, ये वाला, अब अगर इसमें छोटे छोटे ब्लॉक्स होंगे तो वो उसकी पूरी शेप लेके आएगा, लेकिन यहाँ पे अगर ब्लॉक्स ही 4-5 होंगे इस तरह से करके, ठीक है, मैं ये कह देता हूँ कि कुछ इस तरह की अगर यहाँ पे सीसीडी एरे मौजूद होगी तो वो यही देखेगी ना कि इस बॉक्स के अंदर ब्लैक का ज्यादा शेड है या व्हाइट का, जो भी उसे मिलेगा वो वाला शेड उसे असाइन कर देगी। एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है कि हमारे पास ये बहुत ज्यादा डिब्बे डिब्बे आ रहे हैं, ठीक है जी। तो सैंपलिंग आपको क्लियर हो गई जी कि सैंपलिंग किस तरह से होती है, पिक्सल्स का आपके इमेज पे कैसे इफेक्ट पड़ता है, ये बात क्लियर है। सर ये जो डिब्बे डिब्बे हैं सर, ये सैंपलिंग होती है? हाँ जी, ये सैंपलिंग एज इन के आपने डिस्क्रिटाइज किया है। अब ये सैंपलिंग जो है ना वो बहुत हाई रेट पे भी हो सकती है, बहुत लो रेट पे भी हो सकती है। लाइक अगर आप पिक्सल्स ज्यादा करेंगे आपको बहुत करेक्ट शेप मिलेगी, अगर आप पिक्सल्स को कम करेंगे तो आपके पास बहुत ही एक विविड सी, एक बहुत ही मतलब जब वेग सी शेप मिलेगी। आप उस ऑब्जेक्ट की शेप या ज्योमेट्री को सही तरीके से कवर नहीं कर पाएंगे। सो ज्योमेट्री रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी सैंपलिंग में आती है। ठीक हो गया जी। जी, अब हमने शेप रिलेटेड तो इंफॉर्मेशन देख ली, इसके अलावा क्या चीज है जो हमें देखना चाहिए या जो हमें जो है डिजिटाइज करना चाहिए? सर आप बताएं। अच्छा बेटा, इसके अंदर आप ये देखें कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसके अब शेड्स भी तो हैं, इसके कलर्स भी तो हैं, ठीक है। इस पिक्चर के अंदर कितने कलर लाए कर रहे हैं अब हमें नहीं पता। आपने बीपीपी की कहीं पे बात सुनी होगी, बिट पर पिक्सल। बिट पर पिक्सल का जो किसी को आइडिया है व्हाट इज बीपीपी, बिट पर पिक्सल? No sir, no idea. अच्छा, बेसिकली इसमें यह है कि जो शेड्स होते हैं या जो कलर्स होते हैं ना, अब ये भी ऑब्वियसली आप ये कह लें कि इसकी भी इनफाइनाइट रेंज। सर ये बिट्स में एग्जिस्ट करते हैं ना कलर, तो उस पे मतलब बिट्स पर पिक्सल। बिल्कुल ठीक, अभी हम वो बताएंगे कि वो किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं, कैसे वेरी करते हैं। मैं आपको एक पिक्सल में कितनी बिट्स आएंगी? यस सर। बिल्कुल, एक पिक्सल में कितनी बिट्स आएंगी, और वो बिट्स क्या करती हैं, वो बिट्स बेसिकली इन शेड्स को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं।
ठीक है, हमारे पास एक चार्ट होता है, जिस तरह से यहाँ से मैं कह देता हूँ कि वी हैव सम शेड्स, जिस तरह से 0 से लेके अप टू सम n वैल्यू, ठीक है। यस सर। और इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास बहुत ज्यादा वो जो शेड्स होते हैं वो पड़े होते हैं, ठीक है। जैसे अक्सर जो है वो जब बाल शाल आपके वाइट हो जाएं एंड यू हैव टू सिलेक्ट अ कलर, ठीक है, हमने जब 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 अपने बालों को जो है जब वो कलर करना है तो आपको वो एक शेड्स की जो है बुक दिखाता है जी कि इतने सारे शेड्स हमारे पास जो है वो अवेलेबल हैं, पड़े हुए हैं। सो बेसिकली इसी तरह से क्या होता है कि हमारे पास एक पिक्सल के अंदर, अच्छा इसका मतलब है दूसरी चीज जो हमें डिस्क्रीटाइज करनी है दैट इज एम्पलीट्यूड, ठीक है। वो क्या है, उस सिग्नल का एम्पलीट्यूड है कि किस शेड में लाई कर रहा है। अब यहाँ पे बहुत अच्छी एक एग्जांपल आपकी बुक ने भी दी हुई है, एक प्रोफाइल सी बना के मैं उसे यहाँ पे जो है करना चाहूंगा, कोट करना चाहूंगा, और इसी को हम आगे बात करेंगे इसकी। ये एक पिक्चर मैं यहाँ से क्रॉप कर लेता हूँ और फिर हम इसी को आगे लेके चलते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि सैम्पलिंग तो हमने कर ली, अब नेक्स्ट चीज क्या है, वो कैसे है, वो अब हम देखेंगे। सो एम्पलीट्यूड सर, हाँ जी बिल्कुल, एम्पलीट्यूड की ही बात करेंगे हम। यहाँ पे मैं आपको बता दूं ताकि जरा डिटेल में आपको समझ आ जाए। ये जब बेसिक चीजें हैं, आप इसे जितना ध्यान से जितना अच्छा पढ़ेंगे आपके लिए इतना ही इंटरेस्ट पैदा करेंगे ये चीजें। सो अब अगर मैं यहाँ से किसी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कोई वैल्यूज एक 1D एरे लेता हूँ ना जी, इस 1D एरे को आप बोलते हो प्रोफाइल ऑफ दैट पिक्चर, ठीक है। आपने प्रोफाइल ले लिया। प्रोफाइल का मतलब ये है कि कोई भी आपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक 1D एरे को देख लिया, सो दिस थिंग इज प्रोफाइल ऑफ दैट पिक्चर। अब ये प्रोफाइल जो हमने ली है, अब इसका आपके पास जो सिग्नल आया है ना, जो प्रोफाइल आई है वो ये आई है, दिस इज द प्रोफाइल। अब ये प्रोफाइल देख के आपको क्या लग रहा है जी, आप में से कोई बच्चा मुझे बता दे कि ये प्रोफाइल किस तरह की है, क्या बता रही है, किस तरह की डिटेल्स हैं। सर एक तो इसके एम्पलीट्यूड के बारे में बता रही है, इसका एम्पलीट्यूड बता रही है। अब एम्पलीट्यूड जो है वो किस तरह से वेरी कर रहा है, वो वेरी ऐसे कर रहा है कि वाइट से ब्लैकिश की तरफ, राइट। वाइट आर हायर वैल्यूज एंड ब्लैक आर लोअर वैल्यूज, ठीक है। ये डार्क रीजन है ब्लैक, और वाइट क्या है, वो ब्राइट रीजन है। यस जी तलहा बताएं। तो मैंने वही पूछना था कि ये ब्लैक ज्यादा है कि व्हाइट, लेकिन आपसे समझा कि वो व्हाइट ज्यादा है मेरे का। व्हाइट ज्यादा क्या रहेगा सर? इमेज ये व्हाइट ज्यादा है कि ब्लैक ज्यादा है? व्हाइट का इसमें हायर है ना। देखें, इस पूरी इमेज की हम बात नहीं कर रहे अभी हम जस्ट ये जो एक लाइन ड्रॉ हुई है ना, इस लाइन की ये प्रोफाइल बनी है, हम इसे डिस्कस करने जा रहे हैं। आप देखिए क्या ये व्हाइट से नहीं स्टार्ट हो रहा? जी बेटा। सर लेकिन ड्रॉ तो हमने एक लाइन की थी प्रोफाइल के लिए। यस। तो मतलब इसका एम्पलीट्यूड किस तरह से हमारे पास आया? एम्पलीट्यूड इसी तरह से आया। लाइन कर्व होके आ गई हमारे पास? नहीं कर्व होके नहीं आई। ये स्टार्ट में व्हाइट वैल्यूज आ रही है ना, जो ये व्हाइट वैल्यूज आ रही है ना जी जी, तो हो सकता है व्हाइट को मैं दे देता हूँ कोई नंबर 100, तो शुरू में ये जितने स्टेप्स लेगा ए से लेके टू पॉइंट सी, ए से सी तक, तो क्या ए से सी तक मेरे पास इस तरह का नहीं एम्पलीट्यूड बनेगा जो कि व्हाइट को शो कर रहा होगा। फिर यहाँ पे सी पॉइंट पे एक डार्क वैल्यू आ गया, हो सकता है डार्क इज 0। यस सर। ठीक है, तो वो क्या हुआ, 0 पे आ गया। फिर अब इसमें क्या है, यहाँ पे ब्लैक के अंदर कुछ वेरिएशंस हैं जो कि इस तरह से आपके पास कवर हुई हैं, क्योंकि सेंटर से मतलब कलर की बेस पे उसका एम्पलीट्यूड। हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि कलर की बेस पे आपके पास क्या आ रहा है, एक एम्पलीट्यूड आ रहा है। फिर जब आप यहाँ पे पहुंचे ऑन पॉइंट डी, तो डी से अगेन आपने देखा कि ब्लैकिश
एरिया था अचानक से वाइट पे चला गया। ठीक है, तो ये बेसिकली प्रोफाइल आपके पास जस्ट इन द फॉर्म ऑफ दैट कलर शेड्स आ रही है। ये वाइट था, ब्लैक था, तो बीच में ग्रे हुआ। अच्छा सर, एक बात जी, और क्लियर करनी थी सर। जिस तरह ब्लैक अभी आपने मिसाल दिया, ब्लैक का एम्पलीट्यूड आ रहा है तो फौरन वो मतलब उसका एम्पलीट्यूड अपवर्ड की डायरेक्शन में मूव कर जाता है और लीनियर शेप में आ रहा है हमारे पास। ठीक है, ठीक है, मतलब एक लाइन बन के आ रही है। वो तो ठीक समझ है। आ गई कि लाइन क्यों बन के आ रही है, क्योंकि उतनी ही फ्रीक्वेंसी से वो रिपीट हो रहा है कलर। ठीक है, हाँ, और बिल्कुल जिस तरह बिल्कुल से वो फिर जिस तरह से वो चेंज हो रहा है तो फौरन डाउनवर्ड आकर और फिर वाइट की उसमें मतलब जिस तरह से उसके अंदर चेंजिंग आ रही है वो अप जा रहा है और फिर डाउनवर्ड जा रहा है। बिल्कुल फिर ऐसे ही है, जैसे ही ब्लैक आया वो फिर अप मूव कर गया। लेकिन सर बिल्कुल। ये अप और डाउन किस बेस पे मूव कर रहा है? मतलब ये तो मुझे पता लग गया कि ये जो एम्पलीट्यूड आ रहा है वो कलर की बेस पर आ रहा है। लेकिन सर मतलब ये कैसे उसे मतलब उसने पता लगा कि ब्लैक आया तो फौरन अपवर्ड मूव कर गया? ठीक है, देखें, वो आपके ना वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, उसके पीछे कुछ वैल्यूज होती है ना। जिस तरह से आपने RGB के बारे में आपको पता होगा सॉरी सर, कि जितने भी आवाज कलर है वो कट गई। रेड, ब्लू और ग्रीन से ही मिलके बनते हैं। और अगर इन सब जी की सर, RGB। और इन सब की वैल्यू अगर मैक्सिमम हो तो वो ब्लैक बनता है। सही सही सही, क्लियर है सर, क्लियर है, और अगर इन सब की वैल्यू 0 हो तो वो व्हाइट बनता है। क्लियर है। इसलिए ये एकदम से डाउन पर आया। इस ठीक है, वजह से बेस्ड अपॉन दैट थ्रेशोल्ड, क्या उसके पास मैक्सिमम वैल्यूज की ब्लैक पे था। ठीक है, ब्लैक को हमने वैल्यू दे दी यहाँ पे 0, कि ब्लैक इज समथिंग जिसकी वैल्यू 0 है। व्हाइट इज समथिंग जिसकी वैल्यू क्या है, 100 है। तो जैसे ही हम इस पिक्चर के अंदर मूव कर रहे थे, पहले व्हाइट आ रहा था, तो व्हाइट आ रहा था, तो यस इस सर, तरह की string हमारे पास आ रही थी। जैसे ही हम इस शेप के कॉर्नर पे पहुंचे जहां पे इसकी ज्योमेट्री स्टार्ट हुई, तो ब्लैक कलर आया। जैसे ही ब्लैक आया तो इट मूव्स डाउनवर्ड। आपके पास वो जो उसका ग्राफ था वो सीधा ब्लैक पे आ गया। और ये जो मैंने एरिया यहाँ पे हाईलाइट किया है, इसमें आप देखेंगे प्योर या एक जैसा कलर नहीं है, वेरिएशन है। यस सर, जैसे इसीलिए उसका एम्पलीट्यूड आ रहा है बनकर। तो इसीलिए इसके अंदर इस तरह की ये जिटरिंग भी आ रही है। कलर बन रहा है, जी जी। सेम कलर नहीं आ रहा। आप अगर एक दीवार भी पेंट करते हैं ना घर में, तो आप अगर जी उसे सर, गौर से देखें तो वो कलर सेम नहीं होता। आप अगर उसकी पिक्चर लेके उसकी भी प्रोफाइल करें तो आपको इसी तरह की मिलेगी, क्योंकि वो जब वो कोट कईयों पे ज्यादा डार्क हुए होते हैं, कईयों पे लाइट हुए होते हैं। कई जगह आप एक दफा वो ब्रश को लेके आते हैं, कहीं पे 2 दफा चला जाता है, तो यू फील दैट काइंड ऑफ जिटरिंग। और इसके ऑब्जेक्ट के मिडल पे ब्राइटर पोर्शन थोड़ा ज्यादा है, तब ये पीक इधर गई है। अब आप मुझे देखें यहाँ पे कि क्या ये भी एक कॉन्टिन्यूस सिग्नल नहीं है? ये भी तो कॉन्टिन्यूस वैल्यू है ना। यस सर, कंटिन्यूस है। ये एम्पलीट्यूड भी कॉन्टिन्यूस वैल्यू है। अगर मैं इस कर्व की बात करूं तो इसे रिप्रेजेंट करने के लिए आई नीड इनफाइनाइट बिट्स, लाइक इनफाइनाइट पिक्सल चाहिए मुझे, या इनफाइनाइट लेवल्स चाहिए। अब इनफाइनाइट जो है ये लेवल तो एग्जिस्ट नहीं करते। ये तो नहीं होता कि मैं जो है वो जो शेड्स जो है वो 0 से स्टार्ट करूं और 1 लाख और 2 लाख और 4 लाख में चला जाऊं, ऐसे वैल्यू हर चीज को मैप करते हुए। ऐसा तो नहीं होता। सो इस एम्पलीट्यूड को डिस्क्रीटाइज करना इज क्वांटाइजेशन, कि आप क्या करते हो, क्वांटाइज कर लेते हो अपने इस एम्पलीट्यूड को डिस्क्रीटाइज करना इज बेसिकली क्वांटाइजेशन। आप क्या करते हो, आप यहाँ पे लेट्स सपोज ये लेवल बना देते हो, कि दिस इज लेवल 0, दिस इज लेवल 1, दिस इज लेवल 2 अप टू लेवल n। अब होता क्या है, जो जो आपके पास जो ये जो बॉक्स है, वो जिस पोर्शन में जिस बॉक्स में लाई करता है, आप उसे वो नंबर दे देते हो। लेट्स सपोज ये 1 वाली बिन थी, ये 0 वाली बिन थी, ये 1 था, ये 2 था। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हर वैल्यू जो है इसको रिप्रेजेंट कर रही होगी इन शेड्स को। ठीक है जी। तो इस तरह से आप क्या करते हो, इस पूरे सिग्नल को वो जो इस तरह से आ रहा था, हमने क्या किया, इसे डिजिटाइज कर दिया। और इस प्रोसेस को हमने क्या कहा, इस प्रोसेस को हमने कहा
क्वांटाइजेशन। ठीक है जी। सो क्वांटाइजेशन इज बेसिकली डिस्क्रीटाइजेशन ऑफ योर एम्पलीट्यूड, कि आपने से कितने शेड्स में लेके आना है। और ये इसकी एग्जांपल, ये यहाँ पे क्वांटाइजेशन लेवल्स बने हुए हैं। और एक बिट के ऊपर आप, एक पिक्सल के ऊपर आप कितनी बिट्स देते हो क्वांटाइजेशन के लिए, दिस इज नोन एज बीपीपी। ठीक है। मैं अगर कहता हूं कि यहां पे मुझे 2 बिट्स मिलेंगी, मैं कहता हूं कि मुझे 2⁻1 2 बिट्स यहां पे मिलेंगी फॉर रिप्रेजेंट द कलर्स इन माय ऑब्जेक्ट। तो इसे मैं क्या कहूंगा कि इट्स अ 1 पिक्सल जिसमें 2 कलर्स या 2 इंटेंसिटी वैल्यूज आ सकती हैं। सर और जितनी हम ज्यादा रखेंगे जी को, जी ठीक है, उतना मतलब क्लियर नजर आएगा। बिल्कुल 100% आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि जितनी बीपीपी ज्यादा होगी, बिट्स पर पिक्सल जितना ज्यादा होगा, इतना आप उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो कलर वेरिएशंस हैं, ठीक है, उसके अंदर जो डिफरेंट किस्म के कॉन्टूर्स हैं, उससे आप बहुत अच्छे तरीके से जो है वो जज कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये बात समझ आई सैम्पलिंग की, क्वांटाइजेशन की, कि व्हाट इज क्वांटाइजेशन, व्हाट इज सैम्पलिंग। यस सर, क्लियर है। ठीक है। अब क्या करते हैं, इसकी मैं आपको कोई एक आधी और एग्जांपल बता देता हूं, ठीक है, कि ये किस तरह से होगा। और ये तो हमने देखा ना जी कि ये एग्जांपल है सैम्पलिंग की। आपको जो ये नजर आ रहा है वो सैम्पलिंग नजर आ रही है। अब आप जरा देखें अपने जो अभी तक हमने इस क्लास में पढ़ा है उसकी बेस पे, अब आप मुझे देख के बताएं कि क्या आपको इसमें सैम्पलिंग का इफेक्ट नजर आ रहा है और रीजन क्या बन रही है। सीसीडी एरे नहीं बन रही कि जितना आपने सीसीडी एरे को, पिक्सल्स को इन्हांस किया, उतना शेप आपके पास अच्छी आ गई। यस सर। राइट। अब आप ये देखें ना कि पहला क्या था, पहले पूरे ऑब्जेक्ट को 3x4 मतलब 3 रोज और 4 कॉलम में डिवाइड किया हुआ है। और उसके बाद भी क्या है, यहाँ पे बिट्स हैं जी, बिट्स पर पिक्सल। अब यहाँ पे एक कलर को रिप्रेजेंट करने के लिए हो सकता है जो कितनी बिट्स हो, लेकिन जो भी बिट हो वो किसी एक ही थ्रेशोल्ड पे लाई करेगी ना, कि वो बहुत सारी। इसमें तो बिट पर पिक्सल बहुत कम है। नहीं, बिट पर पिक्सल इज समथिंग एल्स। ठीक है। अगर तो यहाँ पे खाली 2 कलर हो ना, जैसे मैं आपको इसकी थोड़ी सी और अच्छी एग्जांपल देता हूं। देखें, ये एक बाइनरी इमेज है। अब इसके अंदर जो है ये बिट पर पिक्सल क्या होगा सर? बाइनरी के अंदर बिट पर पिक्सल सर 2 होगा। क्यों सर? या 0 या 1 है, या वाइट या ब्लैक। 1 बिट 0 और 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए एक बिट रिप्रेजेंट हो जाएगा ना। जी जी। अब हम बिट्स और बाइट्स के चक्कर में जा रहे हैं। इसका मतलब है कि इस इमेज में 1 बिट पर पिक्सल है। जी सर, क्योंकि 0 या 1 है, या 0 आ रहा है या 1 आ रहा है। सर ये बिट पर पिक्सल का जो है ना, ये ओवरव्यू जरा छोटा सा शॉर्ट सा दे देते हैं जी, बिल्कुल दे देते हैं। आप पूछे तो हम दे देंगे जी, क्यों नहीं देंगे। ये देखें जी, ये है जी इंटेंसिटी रेजोल्यूशन। अब इसमें ये है कि नंबर ऑफ बिट्स, अगर तो आप बात कर रहे हो 1 बिट की, ठीक है, इसका मतलब है कि आप इसे 2 लेवल्स पे डिवाइड कर सकते हो। इसमें से या 0 आ सकता है या 1 आ सकता है। अगर आप 2 बिट्स की बात कर रहे हो, इसका मतलब है कि 4 इंटेंसिटी लेवल्स को आप केटर कर रहे हो। 2⁻2 दैट इज 4, 0 से लेके 3 तक आपके पास वैल्यूज आ सकती हैं। अब अगर आप ये जानना चाह रहे हो कि ये जो इसकी वर्किंग क्या है, तो वो भी मैं आपको समझा देता हूं विद एग्जांपल। ठीक है, हम एक एग्जांपल सॉल्व करके मैं आपको बता देता हूं कि ये काम किस तरह से होगा जी हमारे पास। लेट्स सी,
हम एक और यहाँ से टेस्ट पैड बना लेते हैं। अब मैं आपको बताने लगा हूँ जी कि क्वांटाइजेशन कैसे होती है, क्वांटाइजेशन किस तरह से काम करती है, क्वांटाइजेशन कैसे होगी। ठीक है, अच्छा क्या नाम था जी आपका? ये कलीम शहजाद, ये क्वेश्चन आपने किया बेटा? ये क्वेश्चन आपने किया बेटा? जी जी सर मैंने किया। ठीक है जी, ठीक है जी। आप ये देखें कि दिस इज वैल्यू 0, दिस इज सम वैल्यू n। ठीक है, मैं क्या कहता हूं, मैं इसे 1 बिट पर पिक्सल की बात कर रहा हूं मैं, दिस इज 1 बिट पर पिक्सल। ठीक है, लेट्स सपोज दिस वैल्यू n इज 128। ठीक है, इसका मतलब है ये वाला सिग्नल जो मेरे पास आया है, इसमें जो लोएस्ट वैल्यू है दैट इज 0 एंड जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज 128। बात समझ आ गई आपको बेटा? यस सर। लेकिन मुझे इसे इंटेंसिटी लेवल पे डिवाइड करना है, जस्ट जो ये 1 बिट पर पिक्सल है ना, तो इसमें इंटेंसिटी लेवल कितने बनेंगे? तो 2 ही होंगे। 2 ही होंगे। इसका मतलब है ये वाला जो इमेज है, या उसमें ब्लैक कलर होगा या वाइट होगा, इसके अलावा कोई तीसरा कलर आपके पास नहीं होगा। और ये वाली वैल्यू जो है, इसे मैं m कह देता हूं, ये कोई भी वैल्यू मेरे पास आ रही है। तो बेसिकली इसका फॉर्मूला मैं आपको एक बता रहा हूं जिससे आपकी ये क्वांटाइजेशन होती है। आप याद रखिएगा, हो सकता है इस्तेमाल भी करना पड़ जाए। दैट m डिवाइडेड बाय, अब ये कितने लेवल से, 2 लेवल से 128 डिवाइडेड बाय 2 क्या वैल्यू आती है? 128 64। कोई भी m वैल्यू है उसे 64 से डिवाइड करना है, उसका फ्लोर ले लेना है, देन यू मल्टीप्लाई इट विद 64। तो बाय द एंड आपके पास वैल्यू क्या आएगी? या 0 आएगी या 1 आएगी। देखिए 64 से जो नीचे वैल्यू आएगी वो सारी की सारी 0 ही कंसिडर होगी ना, आप उसका फ्लोर ले रहे हो। जी बेटा, बात समझ आ रही है कलीम? जी सर आ रही है। कि लेट्स सपोज ये वाली वैल्यूज थी, ऊपर वाली ये वैल्यूज थी 3-4 थी जी। एक में 100 आ रहा है, एक में 101 आ रहा है, एक में 120 आ रहा है। ये जितनी भी वैल्यूज हैं वो 1 पॉइंट समथिंग आएगा ना उस पे, और 1 पॉइंट समथिंग का फ्लोर अगर आप 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जी सर, यहाँ तो 1 आएगा, यहाँ तो 0 आएगा। या 1 आएगा या 0 आएगा। फिर आप उसे जब वो 64 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आइदर यू गेट अ 64 और यू गेट अ 0। 2 इंटेंसिटीज में डिवाइड होगा आपकी ये पूरी की पूरी इमेज। यस सर। So that 64 is representing white color and 0 is representing black color। तो क्या ये इमेज ब्लैक एंड व्हाइट आ गई? अब मैं कहता हूं कि ये इमेज मेरे पास जी 8 बिट पर पिक्सल है, 8 BPP है। अब क्या होगा? अब कितने इंटेंसिटी लेवल्स आपको मिलेंगे? 8 बिट्स यार, 8 क्या ख्याल है? 2 एक सेल के अंदर आपके पास जो कलर की वेरिएशन आ सकती है वो 0 से 255 तक आ सकती है। और अब ये जो 0 से लेके 128 तक वैल्यूज हैं, इन सबको अपना डिफरेंट शेड मिल सकता है। अब जो वैल्यू इससे एक्सीड करेगा, जो एम्पलीट्यूड अब 256 से एक्सीड करेगा, उस पे फिर प्रोसेसिंग होगी।
ठीक है जी, बात समझ आ रही है इसकी? क्वांटाइजेशन की समझ आ रही है कि कैसे क्वांटाइजेशन हुई है? यस सर, आ गया। अब आप खुद देखें कि एक इमेज के अंदर अगर आपको इतनी सारी वैल्यूज मिल जाती हैं तो रिप्रेजेंट शेड्स, तो वो इमेज कितना ज्यादा अच्छा होगा, उसके अंदर डिटेल्स कितनी ज्यादा अच्छी होंगी। सर यस, जो पिक्सल के दो टपल्स थे ना, एक पोजीशन थी और एक वैल्यू थी, बिल्कुल स्टार्ट में बता रहे थे। तो पोजीशन तो जस्ट उसकी पोजीशन एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स बता रहा, जो वैल्यू होगी बिट पर पिक्सल की, जो वैल्यू का ताल्लुक इससे होगा ना, बीपीपी से। बिल्कुल करेक्ट। ये जो वैल्यू हम यहाँ पे, ये बिट की वैल्यू यहाँ पे ये लिखेंगे ना, तो ये पिक्सल का दूसरा कंपोनेंट होगा। ये अगर लिखता हूँ मैं, अगर मैं लिखता हूँ 0, ठीक है, या अगर मैं लिखता हूँ क्या कहते हैं, अगर मैं लिखता हूँ 0 या मैं लिखता हूँ 64, तो ये वो दूसरा कंपोनेंट होगा वैल्यू का, जो वो उस पिक्सल का जो है वो पार्ट होगा। एक कोऑर्डिनेट्स होंगे और दूसरी ये वाली वैल्यू होगी क्वांटाइजेशन की। ठीक है जी, बात समझ आ गई? अब देखें जी, इफेक्ट्स ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल। अब अगर 16 क्वांटाइजेशन लेवल थे, ठीक है, तो आप देख लें कि पिक्चर के अंदर कोई फॉल्स एज मिल रहा है, कोई फॉल्स कॉन्टूर आपको मिल रहा है कि यहां पे एज यहां पे है, लेकिन अगर आप इस इमेज को देखें तो यहां पे एज नहीं भी है, तो इसने बनाया हुआ। तो ये वाली इमेज देख के आपको अभी तक जो हमने क्वांटाइजेशन के बारे में बात की है, क्या आप उसे मैप कर पा रहे हैं कि कैसे कलर वेरिएशंस के साथ ये काम हो रहा है? जी बेटा, कोई बच्चा मुझे एक्सप्लेन कर दे जी। क्वांटाइजेशन को एक्सप्लेन कर दें जी कोई एक बच्चा, कि यहाँ पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्या या किस तरह से जो है पिक्चर 1, 2, 3, 4 के अंदर क्या सिनेरियो है। सर जिसमें लेवल्स कम है उसमें उसकी क्या कहते हैं, शेड क्लियर नहीं है, तो वो जहाँ उसे करना भी चाहिए वहाँ अनक्लियर सी इमेज है, वो जो उसकी कॉर्नर है, इस मतलब गुंबद का जो कॉर्नर है, और जहाँ लेवल ज्यादा है वहाँ वैसे वैसे क्लियर है इमेज। बिल्कुल ठीक। उसके अंदर उसके जो उसकी जो कलर रिलेटेड इंफॉर्मेशन है ना, या उसके अंदर जो शेप उसकी ठीक तरीके की शेप है, वो आपके पास आ रही है। इसका मतलब है क्वांटाइजेशन एंड सैम्पलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू कैप्चर अ इमेज। जितनी अच्छी सैम्पलिंग होगी, जितने ज्यादा क्वांटाइजेशन लेवल होंगे, उतनी आपके पास जो एक इमेज आएगी वो डिटेल्ड होगी, वो क्लियर होगी। और अगर क्वांटाइजेशन लेवल कम होंगे तो एज अ रिजल्ट आपको क्या मिलते जाएंगे? फॉल्स कॉन्टूर्स मिलेंगे, फॉल्स किस्म के एजेस आपको पिक्चर में देखने को मिलेंगे। ठीक है जी, तो ये बात क्लियर है? सर हजम करने की कोशिश कर रहे हैं सर। हाँ करें यार, करें। ये बेसिक्स जो हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। यस सर, हम मतलब कह सकते हैं ना कि जो कैमरे वाले पार्ट में हमने यहाँ से बात स्टार्ट की थी ना, कि एनालॉग से हमें, क्योंकि चीज़ें रियल लाइफ में जो चीज़ें उसकी जो पिक्चर आप लेते हैं तो वो कंटिन्यूस होती है डिस्क्रीट के बजाय, तो हमें डिस्क्रीटाइजेशन करनी पड़ती है, जिसे हमने सैम्पलिंग कहा, और फिर उसी तरह हमें उसकी कलर की चीज़ों को देखने के लिए क्वांटाइजेशन करनी पड़ती है। बिल्कुल, जिसे आप एम्पलीट्यूड कहते हो कि उस सिग्नल का एम्पलीट्यूड क्या है। बस ये दो मेन चीजें थी उसके अंदर हमने डिस्कशन की। आज ये दो चीजें हमने इसके अंदर डिटेल के अंदर कवर की हैं, ताकि आप जब भी आपके पास एक इमेज की बात आए, बिट पर पिक्सल की बात आए, पिक्सल की बात आए,
क्वांटाइजेशन की, इमेज को डिस्क्रिटाइज करने का, तो यू एग्जैक्टली नो कि इसके पीछे क्या मैकेनिज्म है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन भी इस तरह का पूछा जा सकता है कि यार ये एक खराब सा इमेज है, इसमें क्या किया जाए जो ये ठीक हो जाए, या इसमें कौन सी ऐसी चीज इंट्रोड्यूस की जाए जिससे इस इमेज की क्वालिटी बेटर हो जाए, शेप बेटर हो जाए, कलर बेटर हो जाए। सो योर सिंपल आंसर विल बी दैट सैम्पलिंग, क्वांटाइजेशन, इसे इंक्रीज करें, इसे देखें। ठीक है जी। सर हम 16 लेवल से 2 लेवल तक तो आ सकते हैं, लेकिन 2 लेवल से 16 तक तो नहीं ना जा सकते। जी बिल्कुल नहीं जा सकते, आप इसे बैक ट्रेस नहीं कर सकते। ऑब्वियसली व्हाइट और ब्लैक है, उसे आप जिस से भी मल्टीप्लाई करोगे, चाहे 1 से करो, 2 से करो, 3 से करो, जिस रेंज में मर्जी ले आओ, चाहे एक बार ही आपने उसे डाउन साइज कर लिया, आपने उसके कलर्स को डाउन साइज कर लिया, फिर उसे आप उसे अपवर्ड नहीं लेके जा सकते। यस सर इस पिक्चर में सर ये जो ये पीछे पिक्चर है, इसमें भी सर हम बीपीपी लेवल बढ़ाते जा रहे हैं, तो वो मतलब क्लियर होती जा रही है। बिल्कुल, मतलब ये बहुत डिपेंड करता है बीपीपी लेवल की। बीपीपी लेवल भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। इसके साथ साथ आपका जो उसकी डायमेंशनैलिटी है, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। कि अब ये वाला इमेज जो हमने यहाँ देखा था ना, ये वाला, अब आप ये देखें, डायमेंशन, इसमें खाली डायमेंशनैलिटी की वजह से, सैम्पलिंग की वजह से ये वाला ग्रेड इस तरह से नजर आ रहा है, ये डिस्टॉर्ट हुई है। यस सर। हाँ, अब जो इसके अंदर हो सकता है बीपीपी लेवल इन सब का सेम हो, लेकिन इतना बड़ा जो आपने बॉक्स दे दिया है वो किसी एक शेड पे ही लाई करेगा ना, उसके अंदर मल्टीपल शेड्स तो नहीं आ सकते। ये एक बॉक्स जो है वो किसी एक स्पेसिफिक ग्रे लेवल को रिप्रेजेंट कर सकता है, बहुत सारों को तो नहीं कर सकता। लेकिन अगर इस बॉक्स का साइज छोटा करते जाएंगे, जैसे जैसे छोटा होता जाएगा, वैसे वैसे क्या होता जाएगा, आपके पास उसके अंदर डिटेल्स आती जाएंगी और शेप्स क्लियर होते जाएंगे, शेप्स क्लियर होती जाएगी, और जो है ये बीपीपी से क्या होगा, उसके शेड्स वगैरह, उसकी जो है ये कलर करेक्शन होती जाएगी आपके पास। अच्छा सर, बीपीपी से मतलब कलर कलेक्शन अच्छी होती जाती है, मतलब शेड हमारे पास क्लियर होते जाते हैं, और इससे ये जो सैम्पलिंग करने से, कि जिससे हम मतलब इसकी पिक्सल वगैरह बढ़ाते हैं, कम करते हैं, उससे ये इफेक्ट पड़ता है कि पिक्चर की मतलब शेप क्लियर हो जाती है, शेप ज्योमेट्री वाइज वो करेक्ट होता है। जी क्लियर है सर। नेक्स्ट क्लास हमारी फिर यूनिवर्सिटी में होगी, कैंपस में? हाँ जी, नेक्स्ट क्लास बेटा मैं आपको दोबारा से बता दूं, नोटिफिकेशन हमें भी आ गया है और आपको भी आ जाना चाहिए। अब सर मैं तो अभी भी यूनिवर्सिटी में हूँ, मुझे ये पता था आज से क्लासेस स्टार्ट हो। नहीं, वो आज से शायद मास्टर्स वगैरह की हैं, बैचलर्स की 19 से स्टार्ट है। ये बेटा जी, और इसके अलावा ये जितनी भी हमने स्लाइड्स वगैरह जो भी कंटेंट पढ़ना है वो आपके कोर्स में, जो आपकी कोर्स वेबसाइट है ना आपके LMS पे, वहाँ पे ये मैंने लेक्चर वाइज अपलोड कर दिया हुआ आपका जितना मटेरियल है। आपको चैनल का लिंक दे दिया मैंने, और जितना हमने ये 2 लेक्चर पढ़े हैं ना, ये आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा, इससे ऑनवर्ड्स सारा वहाँ पे है। सर आपने ये स्टूडेंट पोर्टल पे फाइल्स नहीं अपलोड